नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रफाल के फॉर्मल इंडक्शन को लेके। हम सभी जानते हैं कि जो रफाल की डिलीवरी है वो जुलाई में 27 को हो गई थी और इसके लिए जो एक इंडक्शन सेरेमनी है वो प्लान की गई थी सितंबर में, जिसको आज एक कंडक्ट किया गया है। और इस दरमियान फ्रेंच और इंडियन दोनों डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस हो जाती है कि रफाल के फॉर्मल इंडक्शन के बाद एक जो अपर एज है आपके एडवर्सरी के ऊपर वो आपको मिलता है, क्योंकि ये दूसरी तरफ जो सुपीरियर वेपन पैकेज है प्लस जो एवियोनिक्स है वो आपके एडवर्सरी के कंपैरिजन में एडवांस और प्रूवन है। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मल इंडक्शन के बाद जो आपके रफाल्स हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। जो भी इसका वेपन पैकेज है, चाहे वो स्कैल्प ईजी को लेके हो, मीटियर को लेके हो या फिर मीका मिसाइल को लेके हो, तो ये सभी मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। वैसे तो इसको ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन ये जो एक्टिविटी है वो और भी बढ़ने वाली है। अब रफाल्स को लेके कुछ सवाल थे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला सवाल था वो ये था कि रफाल्स पे जो इंटीग्रेशन है अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 का ये किया जाएगा या नहीं, या फिर ब्रह्मोस का। तो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 1 का किया जाएगा। जहाँ तक ब्रह्मोस की पॉसिबिलिटी है तो उसको लेकर भी कुछ क्लियर नहीं है। अगर इंटीग्रेट किया भी जाएगा तो वो नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे क्या ब्रह्मोस कंपैटिबल है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास सोर्स कोड है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोस्पेक्ट है वो हाल फिलहाल पिक्चर में है। एक सवाल था कि क्या रफाल्स अपने जो डेटा है वो शेयर कर सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो डेटा लिंक की हेल्प से और आईईएफ के इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल कमांड उसकी हेल्प से ये डेटा शेयर कर सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। कुछ लोग कहते हैं कि रफाल जो है सुखोई की रिप्लेसमेंट है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। रफाल सुखोई के रिप्लेसमेंट के रूप में अभी नहीं देखे जा रहे हैं, जबकि ये दोनों ही ग्रुप फॉर्मेशन में काम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मुख्य सवाल ये था कि क्या ये 36 रफाल एनएफ है, तो इसको लेकर हम कई बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 36 रफाल एनएफ नहीं है। इनको सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको 54 और रफाल की जरूरत पड़ेगी। सो अगर आप एमएमआरसीओ को ड्रॉप करके एडिशनल रफाल ले लेते हो तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के रूप में आ जाएगा, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में आपको कहीं भी जो एमआरएफ है यानी कि एमएमआरसी 2.0 है वो आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वैसे भी ड्रॉप हो रही है। रिकवर होने में आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल लगेंगे। तब तक ऑलरेडी एमआरसी 2.0 में काफ़ी डिले हो चुका होगा। रफाल के एक्टिव स्टेल्थ को लेके वो हम कई बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 बार बात कर चुके हैं कि एक्टिव स्टेल्थ को लेके जो स्पेकुलेशन है वो 2 तरह के एक्टिव स्टेल्थ के हैं। पहला जो आपका है प्लाज्मा मेथड, जिसकी जो पॉसिबिलिटी वो काफ़ी कम है। दूसरा है एक्टिव कैंसलेशन टेक्निक, जो कि ईएम वेव का इस्तेमाल करता है दुश्मन के रडार के वेव को ब्लॉक करने के लिए। तो इन दोनों को ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। J-20 के अगेंस्ट कैसे काम करेगा, तो काफ़ी इफेक्टिव काम करेगा। स्पेशली अगर बात कर रहे हो आप लद्दाख की, तो लद्दाख में सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी डाउन होता है। और उस कंडीशन में अगर आपके एयरक्राफ्ट के पास जो IRST सिस्टम है यानी कि इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च सिस्टम, वो और भी सेंसिटिव होकर काम करेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है हीट के बीच में वो आपको उस एरिया में ज़्यादा दिखता है। और जिस तरह का एग्जॉस्ट है J-20 का, उसको देखते हुए 100 किलोमीटर से ऊपर जो IRST है रफाल के वो पकड़ने में उसको सक्षम होंगे। सो ये कुछ की सवाल थे जो कि लोगों ने डीएम किए थे। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके है। हम सभी जानते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज किया जाना था, लेकिन जिसके लिए कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल रहा था स्ट्राइक के रूप में। लेकिन यहाँ पे इस मैटर पे एक नया डेवलपमेंट सामने आया है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने KPMG एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में चुना है, जो कि यहाँ पे ये एडवाइस करने वाली है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 50 के आसपास कंपनियाँ हैं, तो उनका जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वो कैसे और कहाँ से शुरू किया जाए। तो इस चीज़ पर एडवाइस देने के लिए जो कंसोर्टियम है वो बनाया गया है। और इसी कंसोर्टियम को लेकर पहले भी जो स्ट्राइक है वो चल रही थी, लेकिन ये एक अगला स्टेप लिया गया है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जल्दी आपको जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो कॉर्पोरेटाइज होती हुई दिखेगी। अगला अपडेट की बात करोगे, जो कि नीलगिरी क्लास यानी कि प्रोजेक्ट 17A उसको लेके है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 7 जो आपके स्टेल्थ फ्रेगेट हैं वो बनाए जाने वाले थे, जिनमें से जो आपके 4 हैं वो MDL बनाएगी और जो 3 हैं वो GRSC बनाने वाली थी। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेके जो 3rd फ्रेगेट है उसको लेके जो की लेइंग सेरेमनी है वो आज कंडक्ट की गई है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन के लिए नींव है वो रख दी गई है MDL के द्वारा। तो ये 3rd फ्रिगेट है, जिसका नाम होगा इंडियन नेवल शिप उदयगिरी। और इससे पहले के जो फ्रिगेट हैं वो है इंडियन नेवल शिप हिमगिरी और इंडियन नेवल शिप और INS नीलगिरी। मतलब INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, और जो अगला फ्रिगेट है वो है आपका INS दूनागिरी। तो ये सभी के सभी जो फ्रिगेट हैं वो 2025 तक कमीशन किए जाने हैं, जबकि इसके पैरेलल में GSRE भी 2 फ्रिगेट ऑलरेडी बना रही है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वहाँ पे चल रहा है GSRE में भी, INS तारागिरी विद्यागिरी का। जबकि जो INS महेंद्रगिरी है GSRE के पास, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये भारत के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके फायर पावर को लेके, तो तकरीबन ये 32 के नंबर में जो बराकेट है वो ये कैरी करेगा। 8 ये ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल कैरी करेगा, जबकि BAE सिस्टम का जो M45 नेवल गन है उसे भी ये कैरी करने जा रहा है।
जो क्लोजिंग वेपन सिस्टम है वो भी यहाँ पे 2 होंगे। ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब 2 के नंबर में होंगे यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे 2 ही हेलीकॉप्टर भी होने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।